हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। जी, नमस्ते यशवंत जी, सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। शुरू करते हैं। तो अभी मैं बनीशा दीदी को आमंत्रित करता हूँ। बनीशा प्रिंजा दीदी नमस्ते। जी, नमस्ते भैया। तो दीदी मैं आपका परिचय रखता हूँ, फिर आप शुरू कर सकते हैं। तो बनीशा प्रिंजा दीदी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है हैदराबाद स्थित थॉमसन रेटर्स ऑर्गेनाइजेशन में। दीदी यूएचयू के साथ मार्च 2022 से जुड़ी हुई है और दीदी बहुत सारे एक्टिविटीज में अपनी भागीदारी को निभा रही है, जैसे नॉर्थ वेस्ट रीजन की वीकली मीटिंग्स। ऑब्जर्वर के रूप में भी दीदी ने एफडीपीज को अटेंड किया हुआ है। साथ में ही जो हमारा न्यूज़ लेटर है उसका कंटेंट लेआउट और विजुअल डिजाइनिंग में भी दीदी अपनी भागीदारी को निभा रही है। साथ में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें जो वॉलंटियर्स की टीम है उसकी भी दीदी सदस्य है। तो दीदी आपका स्वागत है। ओवर टू यू। जी, धन्यवाद भैया। जैसे भैया ने बताया, शरीर का नाम बनीशा प्रिंजा है और रोल्स की बात करूँ तो सोसाइटी के लेवल पर प्रोफेशनली आई एम वर्किंग एज़ अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट थॉमसन रॉयटर्स। और इसके अलावा एक सोसाइटी ऑफ वुमेन इंजीनियर्स एक एनजीओ है जिसमें आई एम ऑल्सो वॉलंटियरिंग। और फैमिली के लेवल पर मैं एल्डर डॉटर और एल्डर सिस्टर का रोल प्ले करती हूँ और पर्सनली सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी के लिए मतलब अलग-अलग जो भी चीज़ें एक्सप्लोरेशन के लिए सहायक हो सकती हैं, उसमें समय अपना देती हूँ। तो अभ्यास 1 व 2 में क्या समझ बनी है अभी तक इस मॉर्निंग सेशन में स्पेसिफिकली ये समझ बनी है कि स्वयं के स्वभाव में स्थित रहने के लिए सजगता का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मुझे इसमें डाउट था स्टार्टिंग में कि सजगता क्या है और हम इसको मतलब कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो मुझे डाउट था। इसके लिए मैंने प्रश्न भी पूछा था कुमार भैया से, तो जैसे बोलते हैं कि हम बेहोशी में जीते हैं, होशपूर्वक हमें जीना है। तो ये मुझे क्लैरिटी नहीं हुई थी क्योंकि मैं ये समझ रही थी कि कॉन्शियस यूनिट अगर मैं हूँ, तो मैं बेहोश कैसे हो सकती हूँ क्योंकि मैं तो हूँ ही कॉन्शियस यूनिट। तो इनिशियली मैंने इसको इस तरीके से समझने का प्रयास किया कि जैसे बॉडी जो है वो अनकॉन्शियस हो जाती है, तो वो एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलस है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है अच्छे से। मतलब उसको उसके प्रति उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तो इसको मैंने कंपेयर किया कॉन्शियस यूनिट से कि कॉन्शियसली जब हम बेहोश होते हैं तो शायद हम इंटरनल एक्टिविटीज़ को अलाइनमेंट में नहीं ला पाते, तो उसको हम बेहोश होना कह रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम बाहर की जो परिस्थितियाँ उसके अकॉर्डिंग हम ड्राइव होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चलता है। तो ये चीज़ मेरे को पहले स्टार्टिंग में मैंने इस तरीके से समझने की प्रयास किया। फिर मेरे को कुछ घटनाओं में ये चीज़ की स्पष्टता बनी कि सजगता क्या है और वो कैसे रोल प्ले करती है हमारे बिहेवियर में। तो इसकी स्पष्टता मुझे घटनाओं के थ्रू ज़्यादा स्पष्टता बनी। तो इसकी मैंने यही निष्कर्ष मेरा बना कि होशपूर्वक जीने में जो 100% रोल है वो सजगता का ही है। 75% हम संस्कारों के बेसिस पे ड्राइव होते हैं और 25% जो है वो उसमें एनवायरनमेंट में क्या बाहरी परिस्थितियाँ हैं या प्रभाव है और उसके साथ-साथ हमें क्या इनपुट्स हम ले रहे हैं और उसको कितना ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को अलाइन कर पाते हैं, उसका रोल 25% है बट उसके लिए भी सजगता बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सजगता नहीं होगी तो मैं उन इनपुट्स पर भी ध्यान नहीं दे पाऊँगी। नेक्स्ट अगर हम देखें कि स्टेप्स में कितनी सजगता बनी है एक्सरसाइज़ 1 में, तो जो फर्स्ट पॉइंट है कि कल्पनाशीलता को देखना, तो बिना मूल्यांकन के तो आई थिंक बहुत कम समय ऐसा होता है कि हम देख पाते हैं। 25% घटनाओं में ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तक बिना मूल्यांकन के देख पाती हूँ। निर्णयपूर्वक उसके लिए ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि अगर मैं निर्णयपूर्वक नहीं ध्यान देती तो मैं कल्पनाशीलता के साथ ही बह जाती हूँ। ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया। उसके लिए अभ्यास चाहिए जैसा
ध्यान देने का। तो अभी तक तो 20-25% घटनाओं में ऐसा ध्यान जाता है उसी समय। और हर क्षण आप में जो भाव है, हाँ, सहज स्वीकार्य है या नहीं, ये मैंने एक पर्टिकुलर घटना में मेरे को ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से दिखे होते हुए उसी घटना के दौरान, जिसकी वजह से ये स्पष्टता बनी। तो उसमें मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, जो स्टेप सेकंड और थर्ड है, कि जो भी भाव मुझ में चल रहा है वो सहज स्वीकार्य है या नहीं, और मैं आराम में हूँ या नहीं। तो ये दोनों स्टेप्स साइमल्टेनियसली हुए, क्योंकि एक घटना में ऐसा हुआ कि जैसा सामने वाले ने कुछ बोला तो मुझे उसमें इरिटेशन हुई स्टार्टिंग में। तो मैंने अपने आप से पूछा कि अगर सामने वाला इस तरीके से मतलब अकाउंटेबिलिटी के साथ नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा या झूठ बोल रहा है, तो मैं क्यों इरिटेट हो रही हूँ? ऐसा मैंने खुद से प्रश्न किया। तो फिर मेरा ध्यान गया कि ये भाव तो मेरा ज़िम्मेवारी है। तो उस क्षण में जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन किया, तो उसी समय ये भाव जो है वो अपने आप ही छूट गया जैसे। तो मेरे को यही स्पष्टता बनी कि घटनाओं में जब तक हम अपने आप से प्रश्न नहीं पूछ पाते सजगता के साथ, तो हमें वो दिखता नहीं है। तो जैसे ही मैंने प्रश्न पूछा तो वो इरिटेशन का भाव चला गया। और अगर मैं चौथे स्टेप, और उसी समय जैसे मैंने निर्णय उसी वक़्त हो गया कि ये भाव विचार मैं चला रही हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये बाहर की जो भी परिस्थिति या दूसरे व्यक्ति का व्यवहार है, वो उनका अपना कॉम्पिटेंस है। तो इस बात पर भी ध्यान गया कि हमें लगता है ऐसा कि हम दूसरों के इंटेंशन को देख रहे हैं और उसके बेसिस पे ही हम उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हम कॉम्पिटेंस को ही देखकर, जो कि उनके एक्शंस के थ्रू हम देखते हैं, उसको देखकर ही हमारे मन में भाव बन जाते हैं उस क्षण में। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मेरी इंटेंशन जो है वो किस प्रकार से चल रही है, मैंने अपनी इंटेंशन पे शिफ्ट किया अपने ध्यान को, तो मेरा फिर उनकी इंटेंशन पे भी ध्यान गया, सामने वाले की इंटेंशन पे, कि उनका भाव हो सकता है कि ऐसा ना हो, या जैसे हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए या ऐसा जैसे भी दिखाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, तो उस तरीके से उन्होंने बोला होगा, बट कॉम्पिटेंस की और इंटेंशन का डिफरेंस मुझे वहाँ पे दिखा जब मैंने अपने इंटेंशन को देखा। तो मुझे लगा कि जैसे मेरी भी इंटेंशन हर समय सही रखने की कोशिश सही होती है, बट कॉम्पिटेंस जो है वो उसके अलाइनमेंट में है या नहीं, वो हर समय हमारा ध्यान नहीं रख पाते। तो उसी प्रकार से सामने वाले की भी इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में डिफरेंस है, ये मुझे स्पष्टता बनी। तो 5th स्टेप में जैसे कि उसका निर्णय लिया कि हाँ, ये कॉम्पिटेंस है और ये इंटेंशन है, ये डिफरेंस क्लियर हुआ। तो निर्णय के आधार पर मैंने ये नेविगेट किया इंटेंशन कॉम्पिटेंस से इंटेंशन के ऊपर। अदरवाइज़ मैं कॉम्पिटेंस को देखकर ही समझ रही थी कि इंटेंशन तो सही होगा, पर मेरा भाव बिगड़ा तो मुझे ये ध्यान गया कि मैं इंटेंशन को नहीं, कॉम्पिटेंस को देख रही हूँ। तो उसी के आधार पर मुझे भी ये लगा कि ये 4th और 5th स्टेप जो है, ये भी साइमल्टेनियसली चल ले, कि क्या विचार चला उसके प्रति क्या निर्णय करना है, और कैसे निर्णय करना है, वो भी उसी उसी समय जो दिखा उसके आधार पर चला। कौन-सा भाव मुझे सहज स्वीकार्य है? तो संबंध का भाव और व्यवस्था का भाव और सहअस्तित्व का भाव, ये हमें सहज स्वीकार्य है। ये मैं इस बेसिस पे देख पाती हूँ कि इन चीज़ों को हम निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, जबकि जो विरोध का भाव है उसको हम निरंतर नहीं बनाना चाहते। और पहले ऐसा लगता था कि व्यवस्था को बनाने के लिए और संबंध को बनाने के लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत हमें है। बट अभी जैसा ऑब्ज़र्वेशन चल रही है, तो ऐसा दिखता है कि ये सब ऑलरेडी बना हुआ है, जबकि विरोध के लिए ज़्यादा एफर्ट हम करते हैं, बट उन एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। संबंध और व्यवस्था ऑलरेडी बनी हुई है, उसको सिर्फ़ हमें देखना है। 7th स्टेप की बात करूँ तो मैं ये देख पाती हूँ कि जब जब मैं अपने प्रति सजग रहती हूँ, तो मैं
अपनी भाव के सहज स्वीकार जो भाव है उसके अनुरूप ही बिहेवियर करती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब मैं ये संबंध, व्यवस्था या सह-अस्तित्व को नहीं समझ पाती, अपने भाव-विचार के प्रति सजग नहीं होती, तो मैं दूसरों के भाव-विचार को रिफ्लेक्ट हम करते हैं अपनी इमेजिनेशन में। लेकिन अगर मैं जैसे वो और मेरा ये भी ध्यान गया कि जैसे दूसरों के व्यवहार को देखते हुए, मेरा ये भी ध्यान गया कि उनके बिहेवियर में मुझे कुछ पॉइंट्स ऐसे लगे जो कि वो मेरे मान्यताओं को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये समझ बनी कि अगर ध्यान नहीं रहता है, तो मैं दूसरों की मान्यताओं को रिफ्लेक्ट कर देती हूँ बेहोशी में। अदरवाइज़ मैं उसको अलाइन कर सकती हूँ अपनी सहज स्वीकार्यता के आधार पर। और दूसरे का भी ध्यान नहीं होता तो वो भी मेरी ही मान्यताओं को एक तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि मुझे अपनी मान्यताओं के ऊपर ध्यान दिलाने के लिए एक ट्रिगर की तरह काम करते हैं। तो ये मुझे 7th पॉइंट में दिखा। जी भैया, एक्सरसाइज़ 2 की अगर मैं बात करूँ, तो जो उसमें फर्स्ट पॉइंट है, मैं चैतन्य और शरीर अलग-अलग वास्तविकताएँ हैं। इस पर हमें ये इन्फॉर्मेशन के रूप में तो पता है, बट इस पर निरंतर ध्यान नहीं रख पाते। घटनाओं के आधार पर ही हम इसको डिफरेंशिएट करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये दिखता है कि 40 टू 45% जो है वो घटनाओं के आधार पर ही मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ट्राई करती हूँ कि इस घटना में मैंने कैसे मैं क्या सोच रही थी और बॉडी में क्या सेंसेशंस थे, इस क्रियाओं के बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट करने का अभ्यास करती हूँ। सेकंड स्टेप में मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान-प्रदान हो रहा है। ये भी टाइम टू टाइम क्रियाओं के बेसिस पे ही अभी देख पाती हूँ, जैसे कि अ, प्यास लगना या खाना खाना या फिर श्वास लेना। ये टाइम टू टाइम हम करते हैं निर्णयपूर्वक, ये मैं क्रियाओं के बेसिस पे देख पाती हूँ। किस तरीके से बैठना है, खड़े होना है, तो ये भी इन क्रियाओं के बेसिस पर अभी ध्यान दे पाती हूँ। शरीर को क्या संकेत देना है और किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय भी ज़्यादातर क्रियाओं के बेसिस पे अभी कर पा रही हूँ। जैसे कि योगा क्लास में हमें बॉक्स्ड ब्रीथिंग करवाते हैं, कोई भी आसन प्राणायाम करवाते हैं, तो उस समय मैं ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करती हूँ और वो भी हमारा ध्यान दिलवाते हैं। तो हमारा ध्यान उस समय ज़्यादा जाता है कि हम निर्णयपूर्वक श्वास ले रहे हैं और निर्णयपूर्वक श्वास को छोड़ रहे हैं। मैं संवेदना से अलग होते हुए भी इसको पढ़ पाती हूँ। ये भी जैसे थर्ड पॉइंट में बताया, तो हम जब कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो उस समय मैं ये ध्यान देने की कोशिश करती हूँ कि निर्णय मेरा है या नहीं है। ये देखने का प्रयास करती हूँ। फिफ्थ पॉइंट में जैसे बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुँचता है, उसे मैं ही निर्णयपूर्वक पढ़ती हूँ। ये कुछ-कुछ क्रियाओं में मुझे दिख रहा है, परंतु कुछ क्रियाओं में अभी इतना नहीं स्पष्टता से दिख रहा। सिक्स्थ पॉइंट में जैसे बाह्य परिस्थिति का शरीर पर क्या प्रभाव है और मेरा निर्वाह कैसे चलता है, उस पे भी मैं ये देख पाती हूँ कि बाहर की कोई घटना है, जैसे दूसरे मनुष्य का व्यवहार है या कोई भी परिस्थिति है, तो उसको सेंसेशंस के बेसिस पे मैं ही अर्थ देती हूँ। जैसे कि कोई आवाज़ आई या मैंने कोई दृश्य देखा या कोई सुगंध या गंध आई, तो उसको मैं ही निर्णयपूर्वक अर्थ दे रही हूँ। जैसे एक इस घटना में क्या हुआ कि जैसे ही मैं योगा क्लास करके अपना मतलब सोसाइटी में बाउंड्री वॉल के पास बैठी थी, तो वहाँ पे बेंच पर बैठते मेरे पीछे से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने उसको अर्थ दिया कि शायद किसी डॉगी ने दीवार बाउंड्री वॉल पर जंप करके कोई चढ़ा होगा। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और ये अर्थ देकर मैं आगे ही देखकर बैठी रही। फिर जब पीछे से वो जीव जो है वो मेरे सामने से निकला, तो मैंने उसको फिर आँखों से जब देखा कि ये डॉगी नहीं था, ये मंकी था, बंदर था।
तो फिर मैंने उसको अलग अर्थ दिया। तो उस समय भी मैंने ये ध्यान देखने का ट्राई किया कि इसमें क्या भाव बन रहा है, तो उसमें भी कोई भय का भाव तो नहीं बना था शायद, उसमें एक डाउट या शंका का भाव बना था कि वो जो है वो थोड़ा उत्पात मचाते हैं या थोड़ा सामान इधर-उधर बिखेरते हैं। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं आराम से वहाँ से उठकर अपने ब्लॉक की तरफ चली जाती हूँ। तो मैंने देखा कि कैसे सुनने के आधार पर और देखने के आधार पर हमारा भाव और निर्णय चेंज होता है। उसी तरीके से भौतिक रासायनिक वस्तुओं के आधार पर जैसे कोई धूप लग रही है या फिर हवा चल रही है, तो उसको हम कैसे अर्थ देते हैं कि हवा में भी अगर नमी है, तो हम उसको अर्थ देते हैं कि गर्म हवा चल रही है या ठंडी हवा चल रही है, ये मैं ही उसको अर्थ दे रही हूँ। अंदर की घटनाओं में भी शरीर में होने वाली जो घटनाएँ हैं, उस पर भी अभी तक ब्रीथिंग के थ्रू ज़्यादा ध्यान जाता है। जैसे कि हम जब आसन करते हैं, तो हमें कभी-कभी कहा जाता है कि इन्हेल करके उसको काउंट 10 के काउंट पे या 20 के काउंट पे उसको हमने ध्यान देकर रोकना है या फिर एक्सहेल करके। तो उसमें भी ये ध्यान गया कि जब हम इन्हेल करके उसको बॉक्स ब्रीथिंग करते हैं, तो उसमें अंदर से ऐसे एकदम से हलचल नहीं महसूस होते कि हाँ, हम नेक्स्ट श्वास को छोड़ें या लें उसी समय। पर एक्सहेल करके करते हैं तो एक थोड़ा अंदर से ऐसे प्रेशर फ़ील होता है नर्व्स में कि हाँ, अब फटाफट हम इन्हेल कर लें। तो ऐसा मैं देख पाई और शरीर में जो होने वाली संवेदनाएँ हैं, उसको भी इमीडिएटली नोटिस नहीं कर पाते अभी, बट उसमें जैसे कुछ-कुछ सेंसेशंस ऐसी होती हैं जैसे कि हमारी अ, जैसे आँख फड़क रही है, तो उसको मैं देख पाती हूँ कि वो जब घटना होती है तो उसको हम देख तो पाते हैं, अर्थ भी दे पाते हैं, परंतु उसमें निर्णय मेरा है या नहीं ये नहीं देख पाती अभी। तो ऐसी कुछ-कुछ घटनाएँ हैं जिसमें निर्णय मेरा है ऐसा मैं देख पाती हूँ और कुछ घटनाओं में निर्णय है या नहीं वो मैं नहीं देख पाती अभी। और इसी इसी के अर्थ के बेसिस पे ही कैसे व्यवहार करना है प्रतिक्रिया पूर्वक या ज़िम्मेदारी पूर्वक वो उस अर्थ पे ही डिपेंड करता है। मेरा होना शून्य के सह-अस्तित्व में बना हुआ है और मैं निरंतर क्रियाशील हूँ। ये शून्य का जो इन्फॉर्मेशन है वो तो अभी है, परंतु उसको भी मैं जैसे घट क्रियाओं के बेसिस पे ध्यान देने की अभ्यास कर रही हूँ। इतना स्पष्टता नहीं है बट वो एक कुछ रियलिटी है जो काम कर रही है, वो ऐसे इन्फॉर्मेशन के रूप में अभी उसको समझ पा रही हूँ। जी, ये एक्सरसाइज़ेज़ 1 और 2 के बेसिस पे जो अभी तक समझ बनी है वो है। और सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो इस बिंदु पर यही स्पष्टता बनी घटनाओं के आधार पर कि जब मेरा स्वयं के भाव पर ध्यान रहता है, तो मैं अपने स्वभाव में रह पाती हूँ। अदरवाइज़ मैं दूसरों के भाव या विचार को ही अपनी मान्यताओं या संस्कारों के बेसिस पे उसी के बेसिस पे रिफ्लेक्ट करती हूँ, ऐसा मैंने देखा। यदि सुख स्वभाव के रूप में दिखता है तो उसके प्रति क्या कार्यक्रम है? तो अनुकूल भाव और संवेदना जुटाने के अर्थ में आई थिंक ये टाइम टू टाइम जितना चाहिए होता है उतना हम करते हैं और जैसे कि जो भी नेसेसिटीज़ हैं बॉडी के लेवल पे या अपने आस-पास एनवायरनमेंट के लेवल पे उसको हम उसके अकॉर्डिंग करने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं और दूसरा चैतन्य के लिए कितना कार्यक्रम हम संवेदना और मान्यता के आधार पर होता है, तो मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि डे टू डे लाइफ में 50 टू 60% तो मान्यता और संवेदना के आधार पर ही चलता है। सहज स्वीकार्यता के आधार पर अभी 30-40% चलता है और वो भी अगर हम निर्णयपूर्वक ध्यान दें तब। तो मेन स्पष्टता इसमें मेरे को सजगता की बनी है कि सजगता क्या है और वो कैसे रोल प्ले करती है हमारी क्रियाओं में डे टू डे लाइफ में।
कमिटमेंट में स्वयं की समझ के लिए तो एक तो ये मॉर्निंग सेशन मैं सुनती हूँ, और इसके अलावा जैसे कोई और सेशंस हैं या जो वीकली मीटिंग्स हैं, या फिर आधा घंटा तो मैं आई थिंक आधा घंटा बैठ पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बैठ पाती, और वो भी कंसिस्टेंट नहीं है, जैसे कभी सुबह कभी शाम को, तो ऐसे वो अल्टरनेटिवली चलता है। स्वयं के वैभव के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ परस्परता में भागीदारी, तो ये भी जितना जो मुझे लगता है कि जहाँ पे मैं अपने कॉम्पिटेंस के बेसिस पे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, उसके बेसिस पे मैं अभी कर रही हूँ। जी, इतनी ही मेरी शेयरिंग थी भैया। नमस्ते सभी को। जी, तो मैं अभी शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी हमें गाइड करे। जी नमस्ते वंशा जी। जी, नमस्ते दीदी। अच्छी रही आपकी, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ईमानदारी से, बहुत जितना जितना आपको दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, उसका वर्णन बहुत अच्छे से किया, और इससे बहुत लोगों का इन चीजों पर ध्यान भी गया होगा। अम, शब्द भले ही दूसरे हों, बट आप प्रैक्टिकली अपने में क्या देख रहे हैं उसको आपने बहुत अच्छे से बताया। जैसे कि ना, आपने कहा जब दूसरे का हम भाव रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि हम दूसरे से प्रभावित हो गए, है ना। तो जी, जितना जितना हम अपने में अपने भाव को स्थिर करते हैं, उतना उतना दूसरे से प्रभावित नहीं होते। तो उसमें भी वही बात निकली कि अपने भाव के प्रति सजग होना है। बेहोशी यानी, एक तरह की बेहोशी तो वो होती है कि हम बाहर भी क्या कर रहे हैं हमको कुछ ध्यान नहीं, अंदर हमारे क्या चल रहा है उसके प्रति भी हम बेहोश अक्सर रहते हैं। जितना जितना हमारा ध्यान जाने लगता है तो दिखने लगता है, जैसे भाव चल रहा है, कोई विचार चल रहा है, हो सकता है हम भाव के प्रति होश में आ गए, भाव दिखने लगा, वहां से हमारी जो कहें कि गाड़ी पटरी पर चलने लगती है, कि हमको भाव हम ठीक कर पाते हैं, या दिखने लगता है कि इसके कारण मैं दुखी हूँ। तो ये एक बड़ा मेजर शिफ्ट होता है। लेकिन उसमें भी जब हम भाव के प्रति सजग हो के भाव को ठीक भी करते हैं, तो अक्सर हम जो उसके पीछे जो संस्कार होता है उसके प्रति बेहोश होते हैं। तो धीरे धीरे वो भाव से, जैसे कि आपने कहा ना, अपने आप से पूछते हैं कि क्यों हम दुखी हो रहे हैं, तो उसके पीछे भाव होता है, भाव को ठीक करते हैं। तो मैं कह रही थी कि जितना जितना हम अपने प्रति होश में आते हैं, मतलब एक तो वो बेहोशी जो बाहर क्या है उसके प्रति भी होश नहीं, हो सकता है हम बाहर बहुत सी चीजें कर रहे हैं लेकिन अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति बेहोश हो सकते हैं। तो जितना जितना हम अपने में विचारों को देख पाते हैं, भावों को देख पाते हैं, उतना उतना हमारा अब होश बढ़ रहा है अपने अंदर, है ना। बट वो भी हो सकता है कि हम अभी अपने में विचार देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं, लेकिन ऐसा भाव क्यों बना उसके प्रति अभी अभी हम बेहोश हैं। तो जितना जितना हम उसको भी क्वेश्चन करते हैं, उतना उतना हमारा ध्यान हमारे संस्कारों की तरफ भी जाता है। तो वो नेक्स्ट फेज होगा कि एक बड़ा शिफ्ट तो ये होता है कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है, मैं उसको देख सकती हूँ, और मेरा भाव मेरी जिम्मेदारी है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कि मेरा भाव जब एक प्रकार का है तो मैं सुखी हूँ, जब सहज स्वीकृत भाव नहीं है तो मैं दुखी हूँ। बट इसके भी पीछे जो मेरा संस्कार है जिसकी वजह से मेरा भाव ऐसा बना, वो भी एक प्रकार की बेहोशी है। जब हम अपने संस्कार के प्रति होश में आते हैं तब ध्यान जाता है कि ऐसा भाव बना ही क्यों, है ना। तो अल्टीमेटली वही बात है कि जो प्योर ऑब्जर्वर से देखने की बात है, उसके नीचे की हर क्रिया जब तक स्पष्ट नहीं होगी तब तक हम उस प्योर ऑब्जर्वर स्टेट में बने नहीं रह पाएंगे।
तो यही प्रयास सभी का है। और इसमें वही जो आपने कहा चैलेंज ना, कि हर क्षण नहीं होता है, जितना जितना भी होता है, जितना जितना हम प्रयास करते चलेंगे, चीजें साफ होने लगेंगी। तो बहुत सारा आपने अपने अंदर भी काम किया ही है, और आगे भी करेंगे, आपकी भागीदारी भी है, बहुत बढ़िया है। तो आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जी, थैंक यू दीदी।